हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी के सेकंड पेपर जिसका नाम है भौगोलिक चिंतन का उद्भव यानी कि इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। इस पेपर के विषय में देखेंगे। इस पेपर में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और आज के इस वीडियो में यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 3 में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सारे टॉपिक्स को मात्र एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और इससे पहले हमने इस यानी कि इसके फर्स्ट पेपर यानी कि 6 सेमेस्टर का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस अध्ययन किया, प्रीवियस ईयर पेपर को अध्ययन किया और इसके फर्स्ट पेपर में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और उन वीडियोस को हमने यानी कि उन यूनिट्स को हमने एक एक वीडियो में कंप्लीट अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने सेकंड पेपर यानी कि भौगोलिक चिंतन का उद्भव से संबंधित जो इसका सिलेबस है उसको अध्ययन किया है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको भी अध्ययन किया है और साथ ही साथ इसमें भी टोटल 8 यूनिट दी गई है और 8वें यूनिट का हमने एक एक वीडियो में कंप्लीट अध्ययन किया। अगर आप सभी ने उन सभी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे उस प्लेलिस्ट में देखेंगे ऊपर की ओर फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी वीडियोस हमने अब तक बनाई है यूनिट बाय यूनिट आपको देखने को मिल जाएगी और उसी प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जब आएंगे तो सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई है वो सारी वीडियोस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो आप सभी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं जो भी आपको उस प्लेलिस्ट से यूजफुल वीडियोस लगे। ओके, तो चलिए फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 में हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो देखते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना है भूगोल में द्वैतवाद क्या है, इसके विषय में पढ़ना है और द्वैतवाद में व्यवस्थित और क्षेत्रीय भूगोल के विषय में पढ़ना है, भौतिक और मानव भूगोल के विषय में पढ़ना है, व्यवस्थित और क्षेत्रीय भूगोल के साथ इसके विषय में पढ़ना है और द्वैतवाद के बारे में मिथक और वास्तविकता क्या है, ये सारी चीजों के विषय में आपको डिटेल से पढ़ना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं भूगोल में एक तरीके से द्वैतवाद क्या है, इसके विषय में देखते हैं। तो भूगोल में भूगोल के इतिहास में कई ऐसे द्वैतवाद या फिर विभाजन रहे हैं जिन्होंने विषय की प्रकृति और उसके अध्ययन से दृष्टिकोण और उसकी पद्धति को लेकर महत्वपूर्ण बहसें छेड़ी हैं। द्वैतवाद का अर्थ है किसी विषय या अवधारणा को एक तरीके से दो परस्पर विरोधी पूर्वक दृष्टिकोणों में विभाजित किया जाता है, विभाजित करना। और इन विचारधाराओं ने अक्सर भूगोलवेत्ताओं के बीच गहन चर्चाओं को जन्म दिया है। जैसे एक तरीके से भूगोल को पढ़ना, भूगोल को क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें जन्म देती हैं। तो एक तरीके से द्वैतवाद जो है वो दो विषयों पर ध्यान देती है जिसमें विषय की प्रकृति और उसके अध्ययन की दृष्टिकोण और उसकी पद्धति को लेकर महत्वपूर्ण बहसें छेड़ी गई हैं। और द्वैतवाद का अर्थ है कि किसी भी विषय या अवधारणा को दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं यानी कि विरोधी या पूरक दृष्टिकोणों में यानी कि विभाजित करना और फिर उन विभाजनों के अक्सर भूगोलवेत्ताओं के बीच गहन चर्चाओं को जन्म देती है और एक तरीके से दिया है और कि भूगोल जो होता है उसमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें आगे हम देखते हैं। तो बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप चिंता करना नहीं। इसमें भूगोल में द्वैतवाद जो है उसका अर्थ है भूगोल के भीतर एक तरीके से ऐसे विचारों या दृष्टिकोणों का सह अस्तित्व हो जो एक दूसरे के विपरीत या फिर पूरक होते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं। तो द्वैतवाद का अर्थ है भूगोल के भीतर ऐसे विचारों या दृष्टिकोणों का सह अस्तित्व हो जो एक दूसरे के विपरीत हो या फिर पूरक होते हैं। यह भूगोल के अध्ययन में विभिन्न दृष्टिकोण और कार्य प्रणालियों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए, भूगोल में द्वैतवाद के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल, ये चीजें। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इसके विषय में अंतर संबंध उसके विषय में पढ़ना। तो एक तरीके से यहाँ पर दो विषय हुए ना, एक दूसरे के पूरक हुए, एक दूसरे के विपरीत हुए विचारधारा। तो नियतिवाद और संभववाद हो गए, मात्रात्मक गुणात्मक भूगोल ये हो गए, व्यवहारवादी और संरचनात्मक भूगोल। तो इस तरीके से एक दूसरे के विपरीत जो अध्ययन किया जाता है वही द्वैतवाद होता है। तो भूगोल में एक तरीके से भूगोल में द्वैतवाद का अर्थ है कि भूगोल के भीतर ऐसे विचारों या दृष्टिकोणों का सह अस्तित्व जो एक दूसरे के विपरीत या फिर पूरक होते हैं। आगे हम देखते हैं भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, इस विचारधारा के विषय में देखते हैं, इसके विषय में, इस द्वैतवाद के विषय में देखते हैं। तो यह द्वैतवाद सबसे स्पष्ट है जहां एक तरीके से एक ओर पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे कि भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, इन सभी का अध्ययन किया जाता है और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मानव समाज यानी मानव भूगोल में मानव समाज और उनकी गतिविधियां जैसे कि जनसंख्या, संस्कृति, अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से द्वैतवाद होते हैं, तो इसके विषय में पढ़ेंगे। इसी तरीके से क्षेत्रीय भूगोल बनाम व्यवस्थित भूगोल, इसके विषय में देखेंगे। तो क्षेत्रीय भूगोल किसी विशिष्ट क्षेत्र के सभी पहलू का समग्र अध्ययन करता है, जबकि व्यवस्थित भूगोल जो होता है जबकि व्यवस्थित जो भूगोल होता है पृथ्वी पर किसी एक विशिष्ट घटना या प्रक्रिया जैसे कि नगरीकरण हो गया, कृषि हो गया, तो उसका विश्वव्यापी अध्ययन करता है, पूरे विश्व भर में और उसका कैसे क्या है वो सारी चीजें अध्ययन करता है। तो यह है व्यवस्थित भूगोल। तो आगे हम देखते हैं इसी तरीके से नियतिवाद और संभववाद है। नियतिवाद यह मानता है कि मानवीय गतिविधियां और संस्कृतियां मुख्य रूप से पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो संस्कृतियां जो है या फिर मानवीय जो गतिविधियां या संस्कृतियां जो वो पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती हैं।
द्वैतवाद में मानते हैं। जबकि इसके विपरीत संभववाद में यह माना जाता है, यह तर्क देते हैं कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण मानव के लिए कई संभावनाएं प्रस्तुत करता है और मानव अपनी बुद्धि और तकनीकी से उनमें से चुनाव करता है और उसे अपने तरीके से उपयोग करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे देखते हैं मात्रात्मक बनाम गुणात्मक उपागम, इसके विषय में। तो मात्रात्मक उपागम सांख्यिकीय विधियों और गणितीय मॉडलों का उपयोग करके भौगोलिक घटनाओं का विश्लेषण करता है। वहीं गुणात्मक उपागम जो होता है मानवीय अनुभवों, धारणाओं और अर्थों को समझने पर जोर देता है। इस तरीके से भूगोल में द्वैतवाद जो है कोई समस्या नहीं है, द्वैतवाद कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक तरीके से यह एक विषय की समृद्धि और व्यापकता को दर्शाता है। या भूगोलवेत्ताओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से घटनाओं का विश्लेषण करने और उनकी गहनता, उनकी गहरी समझ को विकसित करने में मदद करता है। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है द्वैतवाद। ओके, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वैतवाद के विषय में आगे हम देखते हैं भूगोल में द्वैतवाद और इसके विभिन्न रूपों जैसे कि क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक और मानव बनाम भौतिक भूगोलों का विस्तार पूर्वक से इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के विषय में देखते हैं। तो यह भूगोल में सबसे पुराना और सबसे मौलिक द्वैतवाद है। क्रमबद्ध भूगोल, इसके विषय में देखते हैं। सिस्टमैटिक जियोग्राफी जो है, इसके विषय में सबसे पहले देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम किसके विषय में पढ़ रहे हैं, कौन से द्वैतवाद के विषय में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, यानी कि सिस्टमैटिक जियोग्राफी एंड रीजनल जियोग्राफी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो यह सबसे पुराना और मौलिक द्वैतवाद है। क्रमबद्ध भूगोल के विषय में सबसे पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ना होता है, क्या चीजें हैं? तो क्रमबद्ध भूगोल में पृथ्वी की सतह पर एक विशेष भौगोलिक तत्व या घटना का अध्ययन वैश्विक स्तर पर किया जाता है तथा यहाँ किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह विशिष्ट विषय पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यह एक तरीके से क्रमबद्ध भूगोल पृथ्वी की सतह पर एक विशेष भौगोलिक तत्व या घटना का अध्ययन करता है। अध्ययन वैश्विक स्तर पर किया जाता है। यह किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित होता है। इसमें हम देखते हैं दृष्टिकोण के विषय में देखते हैं इसके। तो यह एक विषय वस्तु केंद्रित दृष्टिकोण है। इसमें किसी एक विषय जैसे कि जलवायु हो गया, फिर भू आकृति हो गया, जनसंख्या हो गया या अर्थव्यवस्था हो गया, कोई एक पहलू, कोई एक विषय के वितरण प्रक्रियाओं और विशेषताओं का अध्ययन पूरे विश्व भर में या फिर बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग घटनाओं को अलग अलग विषय को लेकर इसमें अध्ययन किया जाता है। आगे हम देखते हैं क्रमबद्ध विधि में एक ही भौगोलिक कारक को लेकर एक तरीके से समस्त विश्व अथवा विश्व के किसी भी भाग का अध्ययन किया जाता है। इस विधि के अनुसार भूगोल का अध्ययन इस प्रकार किया जाता है कि हमारा ध्यान भूगोल की किसी एक तत्व पर केंद्रित होता है। जैसे कि कोई भी हो गया, जैसे कि जनसंख्या ही हो गया, तो पूरे धरती पर कैसे कहां पर जनसंख्या है उस हिसाब से अध्ययन किया जाएगा। अगर हमने जल प्रवाह लिया या फिर जलवायु लिया, तो पूरा हम जलवायु को ही मुख्य केंद्र रखेंगे और फिर उस तरीके से हम विश्व भर में देखेंगे कि कैसे कहां पर क्या जलवायु है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि किसी एक तत्व पर ही केंद्रित होता है। धरातल हो गया, जल प्रवाह हो गया, जलवायु, मृदा हो गई, वनस्पति, खनिज संपदा, कृषि, उद्योग है, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, जनसंख्या आदि ये जो भौगोलिक तत्व हैं, ये इसके विषय होते हैं और इन्हीं विषयों पर ये केंद्रित होते हैं। आगे देखते हैं उदाहरण के विषय में, जैसे जलवायु विज्ञान। तो विश्व की विभिन्न जलवायु प्रकारों, उनके वितरण और जलवायु प्रक्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। भू आकृति विज्ञान, पृथ्वी की सतह पर भू आकृतियां जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान आदि चीजों के निर्माण, विकास और वितरण का अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। जनसंख्या भूगोल में विश्व में जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि और प्रवासन और संरचना का अध्ययन इसमें किया जाता है जनसंख्या भूगोल में। इसी तरीके से आर्थिक भूगोल है। तो आर्थिक भूगोल में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे कि कृषि हो गया, उद्योग हो गए, सेवाएं हो गए के स्थानिक वितरण और उनके कारकों का अध्ययन करता है। आगे देखते हैं उद्देश्य के विषय में देखते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो सामान्य सिद्धांतों, नियमों और मॉडलों को विकसित करना जो विभिन्न स्थानों पर लागू हो सके और या अधिक सामान्यकरण की ओर प्रवृत्ति होती है। और प्रमुख समर्थक इसके कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है को एक तरीके से भौतिक भूगोल में क्रमबद्ध दृष्टिकोण का जनक माना जाता है। ठीक है, कौन? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को भौतिक भूगोल में क्रमबद्ध दृष्टिकोण का जनक माना जाता है। आगे देखते हैं दूसरा जो इसमें जो पॉइंट था द्वैतवाद में, वो प्रादेशिक भूगोल था। तो उसके विषय में अब हम देखते हैं कि प्रादेशिक भूगोल में क्या चीजें अध्ययन की जाती हैं। तो प्रादेशिक भूगोल में पृथ्वी की सतह पर एक विशिष्ट परिभाषित क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र के भीतर सभी भौगोलिक तत्वों जैसे कि प्राकृतिक तत्व और मानवीय तत्वों के जटिल अंतर संबंधों और एकीकरण पर जोर देता है। तो इसमें एक तरीके से किसी एक क्षेत्र में, एक किसी विशिष्ट क्षेत्र में उसके भौगोलिक तत्वों, चाहे वो मानवीय हो या फिर प्राकृतिक, उनके आधार पर अंतर संबंधों का उस पर जोर दिया जाता है। दृष्टिकोण देखा जाए तो एक क्षेत्र केंद्रित होता है, इसमें एक क्षेत्र केंद्रित होता है और इस दृष्टिकोण होता है। इसका उद्देश्य किसी क्षेत्र की विशिष्टता और उसके भीतर विभिन्न भौगोलिक कारक और भौगोलिक कारकों के संश्लेषण को समझना होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम समझते हैं
दक्षिण एशिया का भूगोल, जिसे हम समझे दक्षिण एशिया का भूगोल है, तो दक्षिण एशिया के भीतर जलवायु, भू आकृति, नदियां, जनसंख्या, संस्कृति वहां की कैसी है, दक्षिण एशिया के भूगोल में अर्थव्यवस्था कैसी है, वहां की राजनीतिक संरचनाएं कैसी हैं, अंतर संबंधों का समग्र अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी चीजों का वहां पर उस क्षेत्र में कैसे क्या चीजें हैं, सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से अमेजन बेसिन का प्रादेशिक अध्ययन, तो अमेजन बेसिन की विशिष्ट जलवायु कैसी है, वर्षावन कैसी है, जैव विविधता कैसी है, स्वदेशी आबादी, हाल के विकास की परियोजनाओं का एकीकृत विश्लेषण, तो ये सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। मध्य गंगा के मैदानी का भूगोल, ये भी एक महत्वपूर्ण एग्जांपल। तो इस क्षेत्र के भौतिक विशेषताओं जैसे कि कृषि हो गई, कृषि पद्धतियां हो गई, जनसंख्या घनत्व हो गया, शहरीकरण, परिवहन नेटवर्क का एक साथ अध्ययन करना, ये होता है एक तरीके से प्रादेशिक, यानी कि प्रादेशिक, इसमें हमने क्या प्रादेशिक भूगोल के विषय में पढ़ा कि उस क्षेत्र में क्या कैसी कौन कौन सी विशेषताएं भौगोलिक या फिर मानवीय, तो वो चीजें अध्ययन की जाती हैं। इसी तरीके से इसका उद्देश्य अगर देखे जाए तो किसी क्षेत्र की अद्वितीय पहचान, उसकी जो अद्वितीय पहचान है, उसके विशिष्ट भूदृश्य कैसे हैं और वहां के तत्वों के बीच के संबंधों को समझना, और यह अधिक विशिष्टता की ओर प्रवृत्त होता है। मुख्य समर्थक कौन है, तो कार्ल रिटर जो है, ये एक तरीके से प्रादेशिक भूगोल का जनक माना जाता है। कौन, कार्ल रिटर जो है वो प्रादेशिक भूगोल के जनक माना जाता है उन्हें। और पॉल विडाल डी ला ब्लास जो है एक तरीके से ने भी एक तरीके से पेज की अवधारणा के माध्यम से क्षेत्रीय अध्ययन पर जोर दिया है। आगे देखते हैं संबंध और बहस कैसे हुई है। तो देखिए इसमें क्या इसमें आपस में संबंध है, तो ये सारी चीजें देखते हैं। तो यह द्वैतवाद जो है भूगोल में एक निरंतर बहस का विषय रहा है। कुछ का यह तर्क है कि क्रमबद्ध भूगोल मूलभूत सिद्धांतों को विकसित करता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल उन्हें वास्तविक दुनिया के संदर्भ में लागू करता है। जबकि अगर देखा जाए कई भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि ये दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक है और एक के बिना दूसरे अधूरा है। एक तरीके से एक अच्छे प्रादेशिक अध्ययन के लिए क्रमबद्ध भूगोल के सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, और एक क्रमबद्ध सिद्धांतों को क्षेत्रीय वास्तविकता के माध्यम से परिष्कृत किया जाता है। तो ये चीजें हैं। तो कैसे है इनकी ये द्वैतवाद जो है भूगोल में एक निरंतर बहस का विषय रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि भूगोल जो क्रमबद्ध भूगोल है वो मूल सिद्धांतों को विकसित करता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल उन्हें वास्तविक दुनिया के संदर्भ में लागू करता है। और जबकि कई भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि ये एक तरीके से दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं, वे एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक तरीके से एक अच्छे प्रादेशिक अध्ययन के लिए क्रमबद्ध भूगोल के सिद्धांतों का एक तरीके से सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, और क्रमबद्ध सिद्धांतों का क्षेत्रीय वास्तविकताओं के माध्यम से परिष्कृत किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं संक्षेप में, तो इसके विषय में देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्रमबद्ध भूगोल क्या और कैसे पर जोर पर केंद्रित करता है। एक तरीके से क्रमबद्ध भूगोल जिसकी जलवायु क्या है और यह कैसे बनती है, जबकि प्रादेशिक भूगोल कहाँ और क्यों पर केंद्रित होती है, जैसे कि विशेष क्षेत्र में जलवायु क्यों है और इसके क्या परिणाम है। तो ये चीजों इस तरीके से ये मुख्य पॉइंट है। आगे हम देखते हैं अब दूसरा जो द्वैतवाद है उसके विषय में देखते हैं। इसमें से कोई एक आपसे पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मानव भूगोल और इनकी बनाम भौतिक भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी एंड फिजिकल जियोग्राफी के विषय में देखते हैं। तो यह द्वैतवाद भूगोल के विषय वस्तु से संबंधित है। सबसे पहले देखते हैं भौतिक भूगोल फिजिकल जियोग्राफी, इसके विषय में देखते हैं। तो भौतिक भूगोल की प्राकृतिक पर्यावरण और उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह उन घटनाओं और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह पर मौजूद है। एक तरीके से अध्ययन के क्षेत्र जैसे कि भू आकृति विज्ञान हो गया, तो इसमें क्या होता है भू आकृतियां जैसे कि पहाड़, पठार, घाटियां का निर्माण कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ, ये सारी चीजें। इसी तरीके से जलवायु विज्ञान हुआ, वायुमंडल, जलवायु पैटर्न, मौसम की घटनाएं, ये सारी चीजों का अध्ययन करना। इसी तरीके से जल विज्ञान जो है, तो इसमें जलमंडल, नदियां, झीलें, महासागर, जल चक्र, ये सारे हो गए। मृदा भूगोल जो है, इसमें हम देखते हैं मिट्टी के निर्माण कैसे होता है, इसका प्रकार क्या है, वितरण कैसी है, ये सारी चीजें देखते हैं। इसी तरीके से जैव भूगोल जो है, जानवरों के स्थानिक वितरण और उनके पारिस्थितिक तंत्र के विषय में पढ़ते हैं। इसी तरीके से समुद्र विज्ञान विशेषताएं, उसके विषय में पढ़ते हैं। महासागरों की विशेषताएं, धाराएं कौन सी हैं, समुद्रीय जीवन कैसे होते हैं, तो ये सारी चीजें। इसके उद्देश्य के विषय में देखते हैं भौतिक भूगोल के। तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझना, प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना और प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करना, ये एक तरीके से इसके मुख्य उद्देश्य है। प्रमुख समर्थन देखा जाए तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड ये है, तो इसके प्रमुख समर्थन इसके विषय में देखते हैं। आगे हम देखते हैं भौतिक भूगोल की प्रमुख उपशाखाएं जो है हमने बता दिया, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान आदि कई सारे विज्ञान हैं जो कि भौतिक भूगोल की उपशाखाओं के अंतर्गत आते हैं। भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है, भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो भौतिक भूगोल का जनक पोलियोडियन को माना जाता है या फिर उनको कहा जाता है। आगे देखते हैं दूसरा जो है मानव भूगोल ह्यूमन जियोग्राफी के विषय में देखते हैं। तो फिजिकल जियोग्राफी में यानी कि हमने देखा प्राकृतिक चीजों का अध्ययन किया जाता है, प्रकृति में कैसे क्या चीजें मौजूद हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में देखते हैं, मानव भूगोल मानव समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और उनके द्वारा निर्मित भूदृश्यों का अध्ययन करता है। यह मानव और उनके पर्यावरण के बीच की जटिल अंतःक्रिया पर केंद्रित है। मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर मानवीय तत्वों के स्थानिक वितरण जो है, स्थानिक वितरणों का अध्ययन करना, अर्थात विभिन्न प्रदेशों जो होते हैं, प्रदेशों का
मानव वर्गों द्वारा किए गए वातावरण समायोजनों और स्थानीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से मानव भूगोल के विषय में देखा कि मानवीय गतिविधियां कैसे होती हैं पर्यावरण के संबंध में, कैसे कैसे पर्यावरण को प्रभावित किया, ये सारी चीजें। तो आगे हम देखते हैं अध्ययन के क्षेत्र क्या है, जैसे कि जनसंख्या भूगोल। तो इसके विषय में देखते हैं। तो जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या का वितरण कहाँ पर कैसे है, घनत्व क्या है, वृद्धि, प्रवासन और संरचना, ये सारी चीजें। बस्ती भूगोल, इसके विषय में देखते हैं कैसे लोग, मानव लोग कैसे बसते हैं, तो ग्रामीण शहरी बस्तियां, पैटर्न, कार्य और विकास कैसे हुए, इसके विषय में। आर्थिक भूगोल में देखें तो उत्पादन, वितरण और उपभोग की आर्थिक गतिविधियों की स्थानिक संगठन, इसके विषय में हमें पढ़ना होता है। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के विषय में देखें तो विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और उनके स्थानिक पैटर्नों का अध्ययन करना होता है इसमें। इसी तरीके से देखते हैं राजनीतिक भूगोल, तो राजनीतिक प्रक्रियाओं, जिसकी राज्य सीमाएं, चुनाव और एक तरीके से राजनीतिक संगठन के बीच के संबंध जो होते हैं वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक भूगोल, तो ये सारी चीजें मानव भूगोल के अंतर्गत ही अध्ययन करना होता है। सामाजिक भूगोल, सामाजिक असमानताएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक मुद्दों का स्थानिक अध्ययन करना। उद्देश्य क्या होता है इसका, तो मानव गतिविधियों की स्थानिक पैटर्न को समझना होता है, मानव पर्यावरण संबंधों का विश्लेषण करना होता है और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान खोजना होता है। आगे देखते हैं प्रमुख समर्थन, तो इसके प्रमुख समर्थन है कार्ल रिटर। कौन है कार्ल रिटर, फेडरिक रत्जेल जो है, रत्जेल है, और उसके बाद पॉल विडाल्डी ब्लास्ट है और कार्ल ओ सावर हैं। तो ये यानी इनके प्रमुख समर्थक एक तरीके से हैं, मानव भूगोल के प्रमुख समर्थक हैं ये। आगे हम देखते हैं मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल रिटर जो है उनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही मानव भूगोल के उत्तर संबंध में विश्व को जानकारी उपलब्ध कराई। मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं के रूप में देखा तो आर्थिक भूगोल हो गया, जिसमें परिवहन भूगोल, कृषि भूगोल, वाणिज्य भूगोल, औद्योगिक भूगोल, संसाधन भूगोल आदि कई सारे उप शाखाओं का भी अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, ऐतिहासिक, पारिस्थितिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, मानचित्र भूगोल, ये सारी कहीं ना कहीं मानव भूगोल के अंतर्गत इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। आगे देखते हैं संबंध और बहस, आपस में कैसे इसमें बहस होती रही। तो यह द्वैतवाद भी भूगोल में एक महत्वपूर्ण बहस का विषय रहा है। कुछ भूगोलवेत्ता केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत करते हैं, जबकि अन्य तर्क देते हैं कि मानव और भौतिक जो भूगोल है वो अविभाज्य है। वास्तविकता में एक तरीके से पृथ्वी पर अधिकांश घटनाएं प्राकृतिक और मानवीय कारकों के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए एक नदी भौतिक का बहाव बांध मानव से प्रभावित होता है कि नहीं, तो और यह बांध आसपास की आबादी, मानव की अर्थव्यवस्था, मानव को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से इसीलिए अधिकांश आधुनिक भूगोलवेत्ता का एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिसमें मानव और भौतिक पहलुओं को एक साथ देखा जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग भूगोलवेत्ता जो हैं उनके अलग अलग दृष्टिकोण हैं। यानी कि इसमें द्वैतवाद में भूगोल एक महत्वपूर्ण बहस का विषय रहा है। इसमें भूगोलवेत्ताओं एक तरीके से अलग अलग पहलुओं के रूप में भी केंद्रित किया है। कुछ लोग कहते हैं कि तर्क देते हैं कि मानव और भौतिक भूगोल एक तरीके से अविभाज्य है, और कुछ लोग कहते हैं अलग अलग विषय है। तो ये सारी चीजें आगे देखते हैं। निष्कर्ष के विषय में देखते हैं तो एक तरीके से भूगोल में द्वैतवाद विषय एक तरीके से विषय रूप में क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक और मानव यानी इसमें देखा भूगोल में द्वैतवाद जो विषय है तो विशेष रूप से क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक और मानव बनाम भौतिक भूगोल ने विषय के विकास को आकार दिया है। इन विभाजनों ने बहसें और विशेषज्ञताएं पैदा की हैं, लेकिन अंततः भूगोलवेत्ताओं ने महसूस किया कि ये दृष्टिकोण अक्सर परस्पर अनन्य होते हैं, बल्कि एक दूसरे अनन्य नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे से के पूरक भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से अलग ही होते हैं, कभी कभी ये भी ध्यान दिया जाता है कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। और आधुनिक भूगोल में एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाती है, जहां विभिन्न भौगोलिक घटनाओं और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अंतर संबंधों को समझने के लिए इन पहलुओं का एक साथ अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा जो द्वैतवाद थे, प्रमुख द्वैतवाद थे, मानव भूगोल बनाम भौतिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्राकृतिक भूगोल के विषय में देखा। आगे हम देखते हैं प्रदेश और प्रादेशिकरण, इसके विषय में हमने यूनिट 2 में भी डिस्कस किया था, तो इसमें पुनः एक बार देख लेते हैं। इसमें भी प्रादेशिक भूगोल में प्रदेश और प्रादेशिकरण की संकल्पनाएं केंद्रीय महत्व रखती हैं। ये हमें पृथ्वी की सतह पर स्थानिक विविधताओं को समझने में, उनका विश्लेषण करने में मदद करती हैं। प्रदेश की संकल्पना, प्रदेश पृथ्वी की सतह का एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कुछ विशिष्ट भौतिक या फिर मानवीयता के आधार पर अपने आसपास के क्षेत्रों से अलग पहचाना जाता है। यह अमूर्त अवधारणा है, जिसका अर्थ होता है कि इनकी सीमाएं हमेशा स्पष्ट नहीं होती हैं, इन्हें अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रदेश के विकास की संकल्पना, प्रदेश की संकल्पना का विकास भूगोल के आरंभिक काल से ही देखा जा सकता है, जब विद्वानों ने एक तरीके से पृथ्वी को अलग अलग भूभागों में विभाजित करने का प्रयास किया। प्रारंभिक चरण देखते हैं इसमें हम, तो इसके प्रदेश के विकास में जो विकास की संकल्पना हम देखते हैं प्रारंभिक चरण, तो शुरुआती भूगोलवेत्ताओं ने मुख्य रूप से प्रादेशिक इकाई प्राकृतिक प्रदेशों जैसे कि पर्वत श्रृंखला, नदी घाटियां, जलवायु प्रदेशों के रूप में पर केंद्रित किया गया था, और इनकी पहचान अस्पष्ट भौतिक विशेषताओं के आधार पर की जाती थी। ब्लास का योगदान, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता पाल विडाल्डी ला ब्लास जो है पैस की अवधारणा दी, जो एक तरीके से एक छोटा सजातीय ग्रामीण प्रदेश होता है, जहां मानव और पर्यावरण के बीच के घनिष्ठ संबंध होते हैं।
यह मानव पर्यावरण अंतःक्रिया पर जोर देता है। मानव और पर्यावरण की जो अंतःक्रिया है हो रही है उन पर जोर देता है। आगे देखते हैं औपचारिक कार्यात्मक प्रदेश। औपचारिक और कार्यात्मक प्रदेश तो 20वीं सदी में एक तरीके से देखा जाए प्रदेशों की मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तरीके से औपचारिक प्रदेश, ये ऐसे प्रदेश होते हैं जहां पर एक या एक से अधिक विशिष्टताएं जैसे कि जलवायु, वनस्पति प्रकार, भाषा, धर्म पूरे क्षेत्र में समान रूप से पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र, तो इस तरीके से कैसे क्षेत्र जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो हो गए, भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र हो गए, वन प्रदेश। आगे देखते हैं तो इस तरीके से ये औपचारिक प्रदेश है। उसके बाद कार्यात्मक प्रदेश भी होते हैं। तो ये ऐसे प्रदेश होते हैं जो किसी केंद्रीय बिंदु या नोड के चारों ओर संगठित होते हैं और उनसे जुड़े होते हैं। ये आपस में आर्थिक, सामाजिक या परिवहन संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए एक शहर और उनका ग्रामीण प्रवाह, हिंटरलैंड औद्योगिक क्षेत्र, ये चीजें जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर इनकी कार्यात्मक उसमें देखा जाता है कि ये ऐसे प्रदेश होते हैं जो किसी केंद्रीय बिंदु या नोड के चारों ओर संगठित होते हैं और उनमें उनसे जुड़े होते हैं। ये आपस में आर्थिक, सामाजिक, परिवहन संबंधों से जुड़े होते हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए हमने देख लिया कि एक शहर और उसका ग्रामीण प्रभाव क्षेत्र जो होता है और औद्योगिक क्षेत्र होगा, ये सारी चीजें। आगे देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण, इसके विषय में देखते हैं। आजकल प्रदेश की संकल्पना जो है अधिक लचीली और बहुआयामी हो गई है। इनमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारकों को भी शामिल किया जाता है और यह माना जाता है कि प्रदेशों की सीमाएं गतिशील और परिवर्तनशील भी हो सकती हैं और कभी कभी यानी कि सीमाओं को भी परिवर्तन किया जाता रहता है। आगे देखते हैं प्रादेशिकरण के विषय में। तो प्रादेशिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रदेशों की पृथ्वी की सतह को समान विशेषताओं वाले छोटे छोटे प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। यह प्रादेशिक जो होती है प्रादेशिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग जटिल स्थानिक पैटर्न्स को सरल बनाने और उसका विश्लेषण करने के लिए अध्ययन किया जाता है इसका। आगे देखते हैं प्रादेशिकरण के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, समझना और विश्लेषण करना। तो पृथ्वी जो होती है ना, पृथ्वी की सतह की विविधता को व्यवस्थित तरीके से समझना और उसका विश्लेषण करना, उसमें प्रादेशिकरण के मुख्य उद्देश्यों में ये महत्वपूर्ण होते हैं। प्रादेशिकरण, नियोजन और विकास, आर्थिक और सामाजिक और पर्यावरणीय नियोजन के लिए आधार प्रदान करना ताकि संसाधनों का कुशल उपयोग हो सके और क्षेत्रीय असंतुलन को कम किया जा सके। इसी तरीके से समस्या समाधान, तो विशिष्ट क्षेत्रीय समस्याओं की पहचान करना और उनके समाधान के लिए रणनीतियां तैयार करना। आगे देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन। तो विभिन्न प्रदेशों के बीच तुलनात्मक अध्ययन की सुगम बनाना। इसमें तो प्रादेशिकरण ये मुख्य रूप से कहीं ना कहीं इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं कि समझना और उसका विश्लेषण करना, नियोजन और विकास करना और समस्या का समाधान करना और तुलनात्मक अध्ययन करना कि दो विभिन्न प्रदेशों के बीच के कैसे तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। प्रादेशिकरण का विकास जो है उसके विषय में देखते हैं। तो प्रादेशिकरण इसमें देखते हैं प्रादेशिकरण की विचारधारा का उद्भव प्राचीन काल से हो गया था जब यात्रियों और विद्वानों ने दुनिया को विभिन्न भागों में बांटा था। रीटर और हम्बोल्ट, 9वीं सदी के शुरुआती भूगोलवेत्ता कार्ल रीटर और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने प्रादेशिक अध्ययन को बढ़ावा दिया। रीटर ने पृथ्वी को एक इकाई के रूप में अध्ययन करने पर जोर दिया जबकि हम्बोल्ट ने विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्रों की विशेषताओं का वर्णन किया। इस तरीके से आगे देखते हैं औपचारिक विधियां। तो इसमें देखते हैं 20वीं सदी में विशेषकर जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रादेशिकरण में अधिक वैज्ञानिक और मात्रात्मक विधियों का उपयोग होने लगा। सांख्यिकीय तकनीकियों और GIS यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, ठीक है, तो ये हो गया जैसे उपकरणों ने प्रादेशिकरण को अधिक सटीक बनाया। आगे देखते हैं नियोजन का महत्व। तो 20वीं सदी के मध्य से प्रादेशिक नियोजन यानी कि रीजनल प्लानिंग के एक से बढ़ते महत्व के कारण प्रादेशिकरण की प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि यह विकास योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक आधार प्रदान करती है। तो इस तरीके से प्रादेशिकरण का किस तरीके से विकास हुआ, कैसे तो ये चीजें हमने देखा। तो इसमें हमने देखा, अब इसको संक्षेप में देखते हैं कि प्रदेश जो होता है, प्रदेश एक अध्ययन इकाई है जबकि प्रादेशिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा इन इकाइयों को परिभाषित और सीमांकित किया जाता है। ये दोनों जो अवधारणाएं हैं प्रादेशिक भूगोल को एक मजबूत विश्लेषणात्मक ढांचा प्रदान करती है। तो इस तरीके से हमने देखा प्रदेश और प्रादेशिकरण के विषय में हमने सारे टॉपिक्स के विषय में हमने यूनिट 3 के जितने भी टॉपिक्स थे हमने सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है और हर टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आपके एग्जाम में जो भी इस यूनिट से क्वेश्चंस बनेंगे आप उन प्रश्नों का इजीली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, और आप सभी इस पेपर से संबंधित अन्य वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो उस प्लेलिस्ट में ऊपर की ओर देखेंगे फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी और उसी प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करते हुए जब नीचे की ओर आएंगे तो सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी वीडियोस हमने अब तक बनाई है यूनिट बाय यूनिट आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो आप सभी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हम जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।